हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम द हिंदू का एनालिसिस करेंगे डेटेड 10th August 2021. So let's start today's discussion. If you will see the first headline, the first headline states IPCC reports forecast a future of severe weather. Now, why is this news currently? So, हमारा जो ये body है that is Intergovernmental Panel for Climatic Change, इन्होंने एक report recently release की है which states that कि there will be the increase in sea level. हमारे सी लेवल में इंक्रीज होगा। बेसिकली इंडियन ओशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इंडियन ओशन के सी लेवल में इंक्रीज होने वाला है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन सी लेवल कंटिन्यूसली या फिर बहुत ग्रेजुअली बहुत मतलब डे टू डे के लाइफ में फ्लडिंग हो सकता है, साइक्लोन्स आ सकते हैं, देयर विल बी एन इंक्रीज इन द हीट वेव्स, ठीक है। ये कुछ रेपोकेशंस बताए हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द सी लेवल ऑफ इंडियन ओशन। अगर हम बात करें सीवियरली जो पार्ट अफेक्ट होगा दैट विल बी द सदर्न इंडिया। सबसे पहले हमारे सदर्न इंडिया को ये चीज़ अफेक्ट होने वाला है, इफ विल सी, बिकॉज सदर्न इंडिया अगर हम बात करें इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। इंडिया की टोटल लोकेशन की अगर हम बात करें विच इज़ कोस्टल एरिया, तो कोस्टल एरिया में दैट इज़ 7,157 किलोमीटर्स। इंडिया का दिस मच लैंड इज सराउंडेड बाय वाटर, वी कैन से कोस्टल एरिया है। और कोस्टल एरिया में ये चीज़ बोला क्या है, देयर विल बी फ्रीक्वेंट फ्लडिंग हो सकता है, इंक्रीज इन हीट वेव्स है, देन कंटिन्यूस रेन्स हो सकते हैं, साइक्लोन्स बन सकते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, ठीक है। अब हमारे लिए अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल या ये न्यूज़ के हिसाब से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक, इफ़ यू विल सी, यहाँ पे आप लोगों को एक एग्रीमेंट के बारे में बताया है, दैट इज़ द पेरिस एग्रीमेंट, दी 2015 पेरिस एग्रीमेंट। हमारे लिए कि एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स, हमारा फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स भी थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नाउ इफ़ वी स्पीक ऑफ पेरिस एग्रीमेंट्स कि पेरिस एग्रीमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें दिए हैं जो इस न्यूज़ के या फिर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले अगर मैं पेरिस एग्रीमेंट की बात करूँ, हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट बना था दैट वाज 2015, ठीक है। अब ये जब बना था 2015 में, सो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनी थी बिटवीन दी कंट्रीज विच वॉज स्टार्टेड विद अ कंट्री, अगर मैं बोलूँ टोटल कंट्री फॉर्मेशन जो था दैट वाज 196 कंट्री साथ में आकर ये ट्रीटी साइन किए थे, पेरिस ट्रीटी को। और इनका जो मेन था, अगर मैं बोलूँ केम इनटू फोर्स में ये आया आपका 4 नवंबर 2016, ठीक है। 2015 में बनने के बाद 2015 में बनने के बाद उसका प्रॉपर इन्फोर्समेंट 2016 से स्टार्ट हुआ। ये एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, ठीक है, अंडर द यूएन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेटिक चेंज, यूएनएफसीसी के अंडर एक ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। अब इसका मेन मोटो क्या है या किस चीज़ के लिए ये साइन किया है? सो द मेन मोटो ऑफ इज टू रिड्यूस द मिटिगेशन, ठीक है, reduce the mitigation, they want to reduce the emission of greenhouse gases, ठीक है। अब ये जो हमारा आईपीसीसी का रिपोर्ट था, ये रिपोर्ट ये भी बता रहा था कि अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अभी हमारा सी लेवल जो बढ़ेगा इट विल इंक्रीज द हीट वेव टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। हमारा हीट वेव का जो टेम्परेचर है इट विल इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। मोर हीट वेव्स दैट मीन्स मोर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, ठीक है। सो उसके वजह से अगर हम पेरिस एग्रीमेंट की बात करें, इनका मेन वर्क इज टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बाय एन नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। दे हैव गिवन अ प्रॉपर गाइडलाइन, एक प्रॉपर मेथड बताया है, ठीक है। और ये एक लॉन्ग टर्म वी कैन से अचीवमेंट है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता। सो बाय पेरिस एग्रीमेंट यू कैन रिमेंबर अबाउट द मिटिगेशन, अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। करंटली अगर मैं बात करूँ, करंटली पेरिस एग्रीमेंट के टोटल मेंबर्स हैं 195, बिकॉज हमने अभी रिसेंटली सुना था यूएन ने अपना विड्रॉवल ले लिया है फ्रॉम दिस पेरिस एग्रीमेंट, एवरीवन नोज अबाउट, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, अगर मैं ग्रीन हाउस गैस की बात करूँ, ग्रीन हाउस गैस में भी दे टॉक या फिर दे टेल अबाउट देयर मोटिव बाय 2020। अभी 2020 है क्या, जो पहला 20 है इट स्पीक्स अबाउट दैट दे वांट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन दे वांट टू रिड्यूस बाय 20%। दूसरा 20 की अगर मैं बात करूं, दूसरी 20 स्पीक्स अबाउट द इंक्रीज ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी बाय 20%। ठीक है। एंड थर्ड 20 की अगर मैं बात करूं, इट इज स्पीकिंग अबाउट द इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, और वी कैन से दी मोर यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन अ पर्टिकुलर कंट्री। सो पेरिस एग्रीमेंट हमारे ये 20 या 2020 पे काम करता है। ठीक है। देन आप याद रख सकते हो 2015 में इसका फॉर्मेशन हुआ, इसका एनफोर्समेंट 2016 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, नवंबर 2016। टोटल कंट्रीज जो थे एट दैट टाइम वाज 196। अब कितने हो चुके हैं? अब देर आर 195 कंट्री बिकॉज यूएस हैज़ टेकन बैक द विड्रॉवल। अगर मैं गोल की बात करूँ तो ग्रीन हाउस गैस एंड 20 आप याद रख सकते हो, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, देन दिस इज द रेन्यूएबल एनर्जी एंड दिस इज द इंक्रीज इन एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, दिस आर सम थिंग्स यू शुड रिमेंबर बाय द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ हमारे इस आर्टिकल के हिसाब से, तो दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन किस वजह से बनता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि जोग्राफिकली मैं देखूँ हर साल साइक्लोन्स पे क्वेश्चंस आते ही हैं कि साइक्लोन के किस अलग नेम से, कौन सी कंट्री में साइक्लोन को किस नाम से बुलाया जाता है, साइक्लोन के क्या रीजंस हैं, किस टेम्परेचर पर साइक्लोन बनना, फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्टिव पार्ट बताऊं अबाउट दी साइक्लोन, साइक्लोन का हम बोल सकते हैं इट इज़ अ लो प्रेशर एरिया। ठीक है, हम सबको पता है साइक्लोन कब बनता है, जब देर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब नीचे एक लो प्रेशर बन जाता है, बिकॉज जो हमारा वार्म एयर है हम बोल सकते हैं दैट इज लाइट इन वेट। ठीक है, एंड हमारा जो कोल्ड एयर है दैट इज मोर इन वेट। सो ये जो लाइट एयर है वो हमारा नीचे एक ऐसा लो प्रेशर बना देता है। लो प्रेशर बनने की वजह से, विंड की वजह से वो कंटिन्यूस घूमते 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 एक साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसकी रोटेशन की बात करूं तो नदर्न हेमिस्फीयर में इसका रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर हमारा हेमिस्फीयर में डिवाइड करूं, नदर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, वेयर सदर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज घूमता है, साइक्लोन्स का फॉर्मेशन जो होता है। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स भी अलग अलग रीजन से अलग वे में हो सकते हैं, जिसको हम साइक्लोजेनेसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, नदर्न साइड में इट इज एंटी क्लॉक एंड सदर्न में इट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं टाइप्स ऑफ साइक्लोन की बात करूं, ये नहीं कि साइक्लोन सिर्फ अर्थ पे होता है, कितने साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इन अ सोलर सिस्टम ऑल्सो, तो वैसे अलग अलग साइक्लोन्स हो सकते हैं। अब फॉर्मेशन की बात करें तो जैसे मैंने बताया, ये साइक्लोजेनेसिस एक अम्ब्रेला टर्म हो सकता है अंडर साइक्लोन फॉर्मेशन। साइक्लोन जेनेसिस इज एन अम्ब्रेला टर्म। ठीक है, जो हमारे अलग अलग प्रोसेस, जो अलग अलग साइक्लोन के प्रोसेस है उसका रिजल्ट के बारे में बताता है। अगर हम हमारे ट्रॉपिकल एरिया की बात करूँ या ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करूँ तो दिस इज फॉर्म बिकॉज ऑफ वार्म ओशन वाटर। ठीक है, इक्वेटर के पास, इफ दिस इज द अर्थ, दिस इज द इक्वेटर, इक्वेटर के पास का हम बोल सकते हैं जो वार्म करंट है उसके कंटिन्यूस वी कैन से वार्म ओशन वाटर के वजह से साइक्लोन्स बनता है नियर दी ओशंस या नियर दी सी। नाउ दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया नियर द सर्फेस, और ये लो प्रेशर एरिया कंटिन्यूस घूमने की वजह से या और वार्म करंट मिलने की वजह से एक सर्कुलर फॉर्मेशन में आ जाता है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, अगर उसकी स्पीड इज 63 mph दैट इज पर आवर, तो वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अगर उसकी स्पीड 119 किलोमीटर्स पर आवर है, ठीक है, 119 किलोमीटर्स पर आवर है, तो वो ट्रॉपिकल हरिकेन्स बोल सकते हैं उसको। नॉर्मल 63 मीटर पर किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है तो दैट इज अ ट्रॉपिकल स्ट्रॉम। दिस इज अ ट्रॉपिकल स्ट्रॉम। और अगर 119 की स्पीड से अगर वो चल रहा है तो दैट इज अ ट्रॉपिकल cyclone. So there is a difference between when it is said a tropical cyclone or tropical storm. अब अगर नाम की बात करूँ तो हर एक वी कैन से कॉन्टिनेंट में एक अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि अब हम एटलांटिक या ईस्टर्न पैसिफिक की बात करें, ईस्टर्न पैसिफिक या एटलांटिक की बात करें तो यहाँ पे इट इज़ नोन बाय हरिकेन्स, हरिकेन्स के नाम से जानते हैं। सदर्न ईस्ट एशिया की बात करें दैट इज जापान, चाइना, तो दैट साइड इट इज नोन बाय टाइफून्स। ठीक है, अगर हम खुद की इंडियन ओशन और वेस्टर्न पैसिफिक और इस तरफ की बात करें तो दैट इज साइक्लोन्स। ऑस्ट्रेलिया की तरफ की बात करें तो दैट इज विली विली।
तो ये 3-4 अलग अलग नाम से हर एक जगह पे उसको बुलाया जाता है. इट कैन बी साइक्लोन्स, इट कैन बी हरिकेन्स, इट कैन बी टोर्नाडोज, इट कैन बी विली विली, सब अलग अलग नेम्स होते हैं. एक चीज़, एक छोटी पॉइंट साइक्लोन के बारे में बता दूँ. जो साइक्लोन्स इंडिया में आते हैं या साइक्लोन्स कहीं भी आते हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि इसके नाम नेमिंग पैटर्न कैसे होते हैं. इसका नेमिंग पैटर्न इज गिवन इज, ये से खुद से नहीं होता. जो वर्ल्ड हमारा दिस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कमिट ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे सारे कंट्रीज़ अपने अपने हिसाब से नेम्स दे के रहते हैं. एंड बाय द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स उनके सिलेक्शंस होते हैं नाम के. जैसे हमें पता था लास्ट हमारा जो टाउकेटे आया था, उसके बाद यास आया. अब जो नेक्स्ट साइक्लोन आएगा उसका नाम होगा गुलाब, बिकॉज गुलाब नेम इज़ गिवन बाय पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स ऑफ कंट्री. सो ये एक फॉर्मेट होता है. हर एक कंट्रीज जो है हमारे, वो अपने अपने नाम दे के रखते हैं. एंड ए टू जेड के फॉर्मेशन में, ए टू जेड के अरेंजमेंट में, जैसे जैसे कंट्रीज़ की बारी आती है वैसे उस कंट्रीज़ के नाम यूज़ किए जाते हैं फॉर द साइक्लोन पर्पसेस. सो आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है. नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ इफ़ यू विल सी, इट सेज ग्लेशियर विल कीप श्रिंकिंग, IPCC रिपोर्ट. ठीक है, वापस से हमारा IPCC रिपोर्ट के बारे में आया है. अब हम थोड़ा सा IPCC के बारे में पढ़ेंगे कि IPCC है क्या. ठीक है, एंड क्यों, मतलब क्या राइट्स हैं इसके या किस चीज़ों पर ये बनाता है. सबसे पहले इफ़ यू विल सी, इन्होंने कौन से रीजन की बात की है. कल परसों ही हमने बात किया था एक रीजन का, दैट वाज जास्कर रीजन के बारे में बोला था कि वहाँ पे भी श्रिंकिंग हो रही है. आज जो बात किया है दैट इज़ हिंद कुश हिमालय अगर मैं बोलूँ तो वो हमारा ग्रेटर हिमालय के पार्ट में आता है. और यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है दैट इज़ अबाउट दी परमाफ्रोस्ट. ठीक है, इफ़ यू विल सी हियर, परमाफ्रोस्ट के बारे में भी आपको दिया है, परमाफ्रोस्ट था. तो आज इस आर्टिकल में हम क्या देखेंगे. पहली बात तो सिंपली आर्टिकल हमें बता रहा है IPCC के रिकॉर्ड के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से हमारे हिंद कुश के जो हिमालयंस है, जो माउंटेन्स हैं, वो और श्रिंक होंगे ऑन अ एनुअल बेसिस. ठीक है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो परमाफ्रोस्ट वाला चीज़ है, परमाफ्रोस्ट के बारे में हम वो भी देखेंगे कि उसका मतलब है क्या. ठीक है, सबसे पहले अगर मैं IPCC की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेटिक चेंज. एक इंटरनेशनल बॉडी है विच इज़ रिलेटेड टू द साइंस एंड क्लाइमेटिक चेंज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, अब IPCC के बारे में बात करूँ तो ये हमारा UN के अंडर आता है. इट कम्स अंडर यूनाइटेड नेशन. और इसके जितने भी गवर्नमेंट मेंबर्स होते हैं, दे वर्क फॉर, हम ये नहीं बोलेंगे ओनली एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल इकोनॉमिक वे में भी दे वर्क. इसका फॉर्मेशन अगर मैं बोलूँ, IPCC का फॉर्मेशन वॉज डन इन 1988 में ये फॉर्मेशन हुआ था अंडर 2 ऑर्गेनाइजेशन. अब ये 2 ऑर्गेनाइजेशन थे क्या, तो एक जो था दैट वाज हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा नेमिंग के लिए हेल्प करता है साइक्लोन्स के, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. और दूसरा हमारा था दैट वाज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको हम UNEP भी बोलते हैं. सो अंडर दिस 2 ऑर्गेनाइजेशन ये एक बॉडी बनाई गई थी जो हमें वी कैन से बहुत सारे वर्क करते हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. ठीक है, अब अगर मैं मेंबरशिप की बात करूं, इसका मेंबरशिप जो है ये सभी कंट्रीज़ को अवेलेबल है. ऐसा नहीं है कि कंट्रीज़ कांट टेक पार्ट ऑफ इट. एवरी कंट्री हैज़ अ राइट टू बी द मेंबर ऑफ IPCC. ठीक है, जो कि जितने भी हमारे WMO और UNEP के मेंबर्स हैं वो सब इसके मेंबर्स हो सकते हैं. अब इसका जो रिपोर्ट है वो एक हमारा UNFCCC के कन्वेंशन के हिसाब से इसका रिपोर्ट निकलता है. ठीक है, मैंने जैसे आपको इसका IPCC का काम बताया, वर्किंग ऑफ ऑन GHG, दैट इज़ ग्रीन हाउस एमिशन. एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्शन करना, इसका कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे है उसको कम करने की कोशिश की जाती है अंडर दिस थिंग. ठीक है, देन अगर मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊँ, नेक्स्ट चीज़ जो है इसके बारे में, वी कैन से सब कंट्रीज़ का अलग अलग इस पर वर्क हुआ था. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपको इसके बारे में, परमाफ्रोस्ट के बारे में हम बात करते हैं, या हाँ परमाफ्रोस्ट के बारे में बात करते हैं. अगर ग्रीन हाउस एमिशन की मैं बात करूँ, ग्रीन हाउस एमिशन एक टाइम था जब हाईएस्ट ग्रीन हाउस एमिशन जो था वो US और हमारा यूरोपियन यूनियन
का प्रोडक्शन ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं कंजम्पशन, या फिर ज़्यादा जो एमिशन होता था वो ग्रीन हाउस गैस का इनके तरफ से होता था। बट आज अगर मैं देखूँ, आज जो हमारे ग्रीन हाउस एमिशन सबसे ज़्यादा इज़ डन बाय चाइना। ठीक है, चाइना का सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशन है, दैट इज़ 30%। 30% ग्रीन हाउस एमिशन करता है चाइना। देन अगर अभी अभी करेंटली यूएस और यूरोपियन यूनियन को देखूँ तो दे ओनली प्रोड्यूस और दे ओनली एमिट द रेंज फ्रॉम 13.5% फॉर यूएस एंड 8.7% फॉर यूरोपियन यूनियन। तो कहीं ना कहीं पूरा चेंज हुआ है हमारा एमिशन विद रिस्पेक्ट टू एवरी कंट्रीज। इंडिया की अगर बात करूँ तो यूएन में ये चीज़ बोला था कि इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस है दैट इज़ लेस देन द ग्लोबल एवरेज। ठीक है, दैट इज़ लेस देन द ग्लोबल एवरेज। सो दैट इज़ अबाउट द आईपीसीसी। आईपीसीसी बॉडी कब बना, क्या काम करता है, किसके अंडर था। नाउ नेक्स्ट थिंग वी विल सी इज़ द परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट थॉ के बारे में मैंने जैसे आप लोग को बोला कि ये जो हमारी आईपीसीसी का रिपोर्ट आया था उसमें ये भी बताया था कि जो हमारा परमाफ्रोस्ट थॉ था वो भी अब मेल्ट होना चालू हो चुका है। अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ दिस परमाफ्रोस्ट। इफ़ यू कैन सी दिस एरिया, ये एरिया दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, ये जो वाइट एरिया है, दिस वाइट एरिया इज एक्चुअली द आइस। ठीक है, परमाफ्रोस्ट की अगर मैं बात करूं, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द आइज बट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द थिंग्स। ठीक है, हम बोल सकते हैं सॉइल, देन स्टोन्स, हर मतलब जो एक नॉर्मल ग्राउंड का मिक्सचर होता है या ग्राउंड का लेवल होता है, दैट ऑल मटेरियल्स आर मिक्सड विथ आइस। अब ये परमाफ्रोस्ट होता क्या, जो नॉर्मली यूजुअल लैंड्स होते हैं विथ दिस मच, उसके नीचे उसके अंदर ये आइस स्टिल पूरी तरह थॉ रहता है, पूरी तरह फ्रीज रहता है। इवन तो देर इज़ एन क्लाइमेटिक चेंज, ये हमेशा स्ट्रांगली थॉ रहता है, बिकॉज अगर ये थॉ रहेगा तभी ये ज़मीन अच्छी तरह से बनी रहेगी। बट करेंटली ये देखा जा रहा है आईपीसीसी के रिपोर्ट के हिसाब से कि हमारा जो ये जो फ्रीज्ड, ये जो फ्रोज़न पार्ट है वो भी धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो परमाफ्रोस्ट की अगर मैं बात करूँ इसकी टेम्परेचर, तो ये -32 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे फ्रोज रहता है। ठीक है, स्ट्रेटली। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, मोस्टली इट कवर्स द रीजन, बहुत सारे रीजन में ये पार्ट होता है। अगर मैं आपका बात करूँ, अटलांटिक हो गया, ठीक है, अंटार्कटिक हो गया, बहुत सारे रीजन, अलास्का हो गया, ये सब जगह पर ज़्यादा आपको परमाफ्रोस्ट मिलेंगे। ठीक है, परमाफ्रोस्ट बनता कैसे है, तो इट इज़ मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल, रॉक, ठीक है, देन द आइस, ये सब मिक्स करके हमारा परमाफ्रोस्ट थॉ बनता है। तो ये ज़मीन के नीचे होता है और कहीं ना कहीं इसका जो एक्टिव लेयर अगर मैं बोलूँ तो दिस इज़ द एक्टिव लेयर, जो ज़मीन है, और इसके नीचे जो ये, इसको हम आइस वेज्ड बोलते हैं। ठीक है, सो ये पूरे को मिला के विल कॉल इट एज अ परमाफ्रोस्ट। ठीक है, सो उस थिंग द परमाफ्रोस्ट अगर मैं बोलूँ तो दैट कंसिस्ट ऑफ दिस एक्टिव लेयर ऑल्सो एंड द आइस wedged also. So as the climate warms, the permafrost is thawing. This means ice inside this area starts to melt. अगर अब ये मेल्ट होने लगेगा तो इंक्रीज इन द वाटर। ठीक है, वाटर, फिर ये जगह डिसबैलेंस हो जाएगी, ब्रेक ऑफ दैट जगह भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए अगर वो फ्रोज रहेगा तो इधर की कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट विल बी सूटेबल फॉर अ पर्सन टू लिव। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से परमाफ्रोस्ट इज इम्पॉर्टेंट। अगर परमाफ्रोस्ट जो है या जो हमारा आइस्ड वेज है अगर वो टूटने लगेगा तो कहीं ना कहीं हमारे ज़मीन या ग्राउंड भी क्रैक होने लगेंगे। ठीक है, सो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द एरिया ऑफ दैट लोकेशन ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि आईपीसीसी क्या है, किस वे में काम करता है, परमाफ्रोस्ट क्या है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ सेज and circular economy for plastic। और सर्क्यूलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक की बात करूँ तो ये न्यूज़ आर्टिकल किस वे में बोल रहा है, ये न्यूज़ आर्टिकल हमें बता रहा है कि इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया बीइंग अ कंट्री विच इज़ डेवलपिंग करेंटली, इंडिया जितनी प्लास्टिक की प्रोडक्शन कर रहा है या इंडिया जितना एमिट कर रहा है प्लास्टिक के गैसेज या जितने भी उसके मटेरियल्स बना रहा है उसको वापस से कंज्यूम या रिसाइकल उस लेवल पे नहीं कर पा रहा है, विच इज़ एक्चुअली बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर अ कंट्री। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट आज भी इंडिया में उतना बेनिफिशियली नहीं लोगों को समझ आ रहा है। इफ़ यू विल सी, ये जो सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक, इसमें ये चीज़ बोला है कि रिपोर्ट ऑफ 2019
2019 का अगर आप रिपोर्ट देखोगे, 2019 रिपोर्ट ये बताता है कि इंडिया जो है कंटिन्यूसली 2025 तक इट विल बी अज्यूम या इट इज़ बीन अज्यूमिंग 2025 तक इंडिया का जो ग्रीन हाउस एमिशन है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, दैट विल रीच टू अ वी कैन से पीक ऑफ 56 गीगावाट। 56 गीगावाट का ग्रीन हाउस एमिशन होगा। क्यों ये चीज़ बोलते हैं? क्योंकि इंडिया जितना प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज़ कंज्यूम्ड, या हम बोलते हैं इसको, ये रिपोर्ट के हिसाब से एस्टिमेटेड है, इंडिया जो है कंज्यूम्स 30 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक, पर उसका रिसाइकल अगर जो देखें तो इट इज़ ओनली अबाउट 4 मिलियन टन्स। सो देर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन द रिसाइकल, ठीक है, जिसके वजह से ये आर्टिकल न्यूज़ में आया था। अभी ये आर्टिकल की अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो ये आर्टिकल के सोल्यूशन में दे हैव टॉक्ड अबाउट इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, ठीक है। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट के बारे में इन लोग ने बात किया है। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट सिंपली क्या है, एशिया में इफ विल सी बहुत सारी जगहों पे भी होता है ये। अगर मैं आपको सबसे पहला प्लास्टिक पैक्ट बताऊं तो सबसे पहला प्लास्टिक पैक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूके ने सबसे पहला ये इनिशिएटिव लिया था इन 2018 में ये इनिशिएटिव लिया था बाय एन एनजीओ, यूके बेस्ड एनजीओ जिनका नाम है व्रैप, ठीक है, बाय एन एनजीओ ऑफ व्रैप विच कोलैबोरेटेड विथ एलए मैक ऑथर फाउंडेशन। ये दो एनजीओज का कोलैबोरेशन के साथ ये फर्स्ट इनिशिएटिव लिया था यूके ने इन 2018, जिसके वजह से अगर हम रिपोर्ट्स देखें या रिजल्ट्स देखें तो इट वाज सॉ कि यूके का जो ये चैनल है इट हेल्प ओवर 120 मिलियन, दे वर एबल 120 मिलियन वर्थ इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, कर पाए, या फिर वर्थ उतना अमाउंट वो लोग उसका प्रोड्यूस कर पाए बाय जस्ट रिसाइकलिंग द वेस्ट और बाय जस्ट रिसाइकलिंग दी GHG प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहा और जिसके वजह से ये आर्टिकल के हिसाब से हमें एक सोल्यूशन दिया जा रहा है दैट स्पीक्स अबाउट द इंडिया प्लास्टिक पैक्ट। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट एशिया की अगर हम इंडिया की बात करें, एशिया की बात करें तो इट इज़ लॉन्चिंग इन सेप्टेम्बर, ठीक है। सेप्टेम्बर में हमारा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एनुअल सस्टेनेबल समिट में ये चीज़ बोला कि सेप्टेम्बर में वी विल लॉन्च दिस इनिशिएटिव या दिस समिट, ठीक है। एंड इट विल डिमांड, ये डिमांड करेगा कि आप रिसाइकल करो सारे ही प्रोडक्ट्स को। सो इट्स मेन फोकस ऑफ दिस IPP इज इनोवेशन एंड वी कैन से सल्यूशन, ठीक है। इनोवेटिव वे से आप वो सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट को कंज्यूम करो एंड सल्यूशन लेके यू ट्राई टू रिसाइकल इट इन एन नंबर ऑफ वेज, ठीक है। दिस पैक्ट विल एक्चुअली डेवलप, एक गाइडलाइंस दिया जाएगा, एक प्रॉपर एक्शन प्लान के हिसाब से इसकी वर्किंग की जाएगी, ठीक है। सो इसके बारे में अगर मैं बोलूँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया अकेला काम करेगा, बट आफ्टर स्टार्टिंग दिस प्लान इंडिया दूसरे कंट्रीज़ के प्लास्टिक पैक्ट्स के साथ भी काम करेगा। सो इससे क्या होगा, हमारा जो ग्रीन हाउस गैस है वो रिड्यूस हो सकता है। सोशली एंड इकोनॉमिकली भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सोशली अगर मैं बात करूँ तो हमारा एनवायरनमेंट बेसिस पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। अगर इकोनॉमिकली बोलूँ तो जैसे मैंने आपको यूके के बारे में बताया, 120 मिलियन वर्थ का इन्वेस्टमेंट वो लोग निकाल पाए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव। सो इंडिया भी इस वे में बहुत ज़्यादा वर्थ अमाउंट निकाल सकता है थ्रू दिस प्लान। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडिया plastic pact. Okay, now we'll move to the next news. The next news states tribal in Rajasthan seeks for panchayat in scheduled areas. इसकी थोड़ी हिस्ट्री बात करूँ या why it was in news, तो वो इसके लिए है, करेंटली ये चीज़ नोटिस किया गया था कि जो राजस्थान का एरिया है वहाँ पे देर इज़ सम अमाउंट ऑफ लाइक 5697 विलेजेस हैं विच बिलोंग टू दिस शेड्यूल एरिया। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में ये पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुका है और उनका सदर्न राजस्थान में, स्पेशली सदर्न राजस्थान में उसका पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुका है एंड द पीपल ऑफ दैट एरिया आर कंटिन्यूसली वी कैन से डिमांडिंग फॉर वी कैन से पंचायत, ठीक है। ये जो शेड्यूल्ड एरिया है ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि वी वांट अ प्रॉपर पंचायत फॉर अ फंक्शनिंग्स, ये चीज़ उनकी डिमांड है। दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे उनकी डिमांड के हिसाब से, दे वांट अ सेपरेट स्टेट बाय द नेम ऑफ भिल प्रदेश।
उनका ये बोलना है महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब जगहों पर उनके एक प्रॉपर हम बोल सकते हैं ट्राइबल्स रहते हैं जो कि एक प्रॉपर स्टेटहुड बना सकते हैं। तो दे हैव साइंड और दे हैव ये गिवन अ पेटिशन, एक रिक्वेस्ट किया है प्रेसिडेंट को फॉर मेकिंग अ फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट स्टेट बाय द नेम ऑफ भिल प्रदेश। अब उनको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? बिकॉज ऑफ देयर पार्टी, दैट उनका एक पार्टी है जिसका नाम इफ़ यू विल सी इट इज़ BTB, दैट इज़ ट्राइबल्स पार्टी, ठीक है। उनके 2 सीट्स वो जीते थे जिसकी वजह से उनको दे आर बूस्टिंग अप कि हाँ विल हेल्प यू टू फॉर्म अ डिफरेंट स्टेट, ठीक है। विच इज़ वी कैन सी क्या पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है वो आगे के डिसीजंस पे रहेगा। हमारे लिए न्यूज़ आर्टिकल क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? वी विल स्टडी अंडर दिस, दैट इज़ पैसा एक्ट। पैसा एक्ट की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया 1996। वो हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो क्या चीज़ बताता है और किस चीज़ों पे काम करता है। पैसा की अगर मैं बात करूँ, पैसा वॉज वी कैन से पैसा वॉज फॉर्मुलेटेड या फिर वो एक्ट आया था आपका 1996 में, ठीक है। ये एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही लाया गया था। अब ये एक्ट क्या बोलता है कि जो भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे सेल्फ गवर्निंग बॉडी चाहिए, द एरियाज विच नीड सेल्फ गवर्निंग बॉडी, उनको दे विल गिव अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत। ये सारे शेड्यूल एरियाज जिनको ऐसे सेल्फ गवर्निंग बॉडी चाहिए उनको वो लोग प्रॉपर पंचायत बनाकर देंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पहले हमारा जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल ये था अमेंडमेंट था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारी पंचायती राज एक्ट की बात करता है, वो पहले इस शेड्यूल एरियाज़ को कवर नहीं करता था। मार्क दिस, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हमारा शेड्यूल एरियाज़ को कवर पहले नहीं करता था, बट आफ्टरवर्ड्स हमारा पार्ट 9 की बात करूं, पार्ट 9 हमारा पैसा के को कंसिडर करता है। इट कंसिडर्स द एक्सटेंट ऑफ दिस प्रोविजन, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हो गया। पैसा इज अ एक्ट टू प्रोवाइड द एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर दे विल गिव यू अ प्रॉपर वी कैन से सेल्फ गवर्निंग बॉडी फॉर द ट्राइबल एरियाज, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ स्टेट्स अबाउट सऊदी अरेबिया, ईरान एंड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डिटेंड। सबसे पहले डिटेंड का मतलब देखते हैं। डिटेंड का मतलब क्या है? डिटेंड का सिंपल मतलब इफ आई से इज द पास्ट एंड फ्यूचर रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है। पास्ट एंड फ्यूचर रिलेशन बिटवीन दी टू कंट्रीज, ओके। डिटेंड का सिंपल मतलब होता है हैव व्हाट इज द रिलेशन, पास्ट एंड फ्यूचर रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। नाउ इफ यू विल सी इट इज स्पीकिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। सऊदी अरेबिया एंड ईरान के बीच के रिलेशन की बात कर रहा है। अगर हम ये आर्टिकल को पढ़ें, ये आर्टिकल सबसे पहले बात करता है कि व्हाट वर द रीजंस जो ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं। दूसरी चीज़ अगर हम इसमें देखें तो ये दूसरी चीज़ या दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में ये बात करता है, दैट इज़ द GCC, दी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ठीक है। वो 2 चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस आर्टिकल का एक बैकग्राउंड दे दूँ मैं आपको। ये पूरी आर्टिकल आपको बताता है क्या रीज़न है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। अगर अच्छे भी हो रहे हैं तो और क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। कहीं ना कहीं द मेन रोल ऑफ GCC के बारे में भी बताया है इन्होंने, एंड करंट सिचुएशन जो पैंडमिक की वजह से हुआ है उसके बारे में ही बताया कि पैंडमिक की वजह से दिस कंट्रीज आर फेसिंग अ लॉट ऑफ क्राइसिस बिकॉज ऑयल प्राइसेस बहुत लो हो चुका है विच इज़ अफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। सो फर्स्ट हम देखेंगे द रीजंस, ठीक है। अगर मैं रीजंस की बात करूं, रीजंस में सबसे पहला रीज़न वाज द ईरान रेवोल्यूशन। ईरान रेवोल्यूशन वाज द फर्स्ट रीज़न जिसकी वजह से दोनों की उतनी अच्छी बनती नहीं है। दूसरी रीज़न अगर मैं बात करूं तो ईरान में जो सऊदी एम्बेसी पे अटैक करवाया था, सऊदी एम्बेसी पे जो अटैक कराया था, दिस बिकम्स द सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन को ख़राब करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको मैप में बताऊं,
ठीक है, सी इफ़ यू कैन सी दिस मैप, इफ़ यू विल सी, ये मैप हमारा पर्शियन गल्फ की बात करता है, कहीं ना कहीं टॉक्स अबाउट द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पर्शियन, ठीक है। अगर आप पर्शियन गल्फ देखोगे, इट डिवाइड्स बोथ द कंट्रीज, ठीक है। हम ये दोनों कंट्रीज को क्या बोलते हैं, टू पिलर्स बोलते हैं ऑफ पर्शियन गल्फ, टू पिलर्स ऑफ पर्शियन गल्फ, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे इकोनॉमिकली, ठीक है, बिकॉज द ट्रेडिंग रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। दूसरी, दोनों ही कंट्रीज़ का जो रीज़न हमने देखा, एक रीज़न देखा ईरान, दूसरा रीज़न हमने देखा अटैक एट सऊदी एम्बेसी। ये दो रीज़न बन जाता है कहीं ना कहीं ये दोनों के रिलेशंस ख़राब होने को। सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज़ कि ईरान रेवोल्यूशन था क्या, या ईरान के बारे में क्या चीज़ बताया गया है, ठीक है। ईरान रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, ईरान रेवोल्यूशन हमारा हुआ था, इट हैपेंड इन 1978-79। ईरान रेवोल्यूशन हमारा 1978-79 में हुआ था। अब ये हुआ क्या था कि हमने इसके ये रेवोल्यूशन के बाद से जो प्रो वेस्टर्न डेमोक्रेसी था वहाँ पे, या प्रो वेस्टर्न सॉरी मोनार्की था, उसको हटाकर दे इस्टेब्लिश्ड अ इस्लामिक रिपब्लिक। अब इस्लामिक रिपब्लिक क्या होता है, यू हैव आप लोग ने सुना होगा इस्लामिक मोनार्की, ठीक है। जैसे सऊदी की बात करूं, जैसे दूसरी कंट्रीज़ की बात करूं, पर्शियन कंट्रीज़ की, वहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक नहीं होता, वहाँ पे इस्लामिक आपको मिलता है इस्लामिक मोनार्की। So Iran revolution happened in 1978-79. They overthrew the pro-Western monarchy and established a Islamic Republic, जिसके वजह से उसको हम कितने बार इस्लामिक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस्लामिक रेवोल्यूशन या इसके बारे में बात करूँ, जैसे कि कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये सब कंट्रीज़ में आपको मोनार्की मिलेंगे, इस्लामिक मोनार्की मिलेंगे। बट जहाँ तक अगर हम इसकी बात करें, ईरान में देयर इज़ इस्लामिक रिपब्लिक, दैट इज़ आप लोगों के हिसाब से यू अपॉइंट द पर्सन जो कि आपके लिए काम करेगा। वेरएज अगर मैं दूसरी कंट्रीज़ की बात करूँ तो दैट इज़ हेरिडिटी, वो फैमिली मेम्बर्स ही उसमें आते हैं। If a country is republic, the head of the state is elected one, unlike the secular republic, ठीक है। head of the state आपका republic one होगा, but they will go with their religion। इसके लिए उस टर्म को हम बोलते हैं इस्लामिक रिपब्लिक। जैसे हमारा ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ठीक है, देन हमारा पाकिस्तान हो गया, देन हमारा और क्या होगा, ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये सब को हम इस्लामिक रिपब्लिक बोल सकते हैं। सो जो हमारा ईरान का रेवोल्यूशन हुआ था, वो हुआ था टू रिमूव दी किंग मोहम्मद रेज़ा शाह। जो हमारे मोहम्मद रेज़ा शाह थे, ये मोहम्मद रेज़ा शाह जो किंग बने थे उस टाइम पे 1941 में, वो बने थे बिकॉज ऑफ द हेल्प या बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़, यूएस एंड यूके जैसे कंट्रीज़ ने उनको सपोर्ट दिया था, जिसकी वजह से वो किंग बने थे। इसके लिए उसको हम प्रो वेस्टर्न बोलते हैं। तो उस चीज़ को हटाकर उनको डीथ्रोन करके दे मेड द खुद का गवर्नमेंट, दैट इज़ इस्लामिक रिपब्लिक, ठीक है। सो हमारे लिए ईरान का रिपब्लिक जानना या फिर इस ईरान रेवोल्यूशन जानना ज़रूरी था, कौन से ईयर में है, क्या है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, दैट इज़ द जीसीसी। जीसीसी को अगर मैं बात करूँ, जीसीसी आप अपना इसको गल्फ कॉपरेशन काउंसिल भी बोलते हैं। जीसीसी को वी से एज गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। जीसीसी के बारे में अगर बात करूँ तो यही कंट्रीज़ हमारे इसके मेंबर्स होते हैं। जीसीसी अभी करेंटली हमारे जनवरी में हेल्ड हुआ था, विच वाज द 41th जीसीसी सेरेमनी, या 41th मीट था उनका, ठीक है, वो वाला। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें, थोड़ी सी बैकग्राउंड की, तो जीसीसी दैट इज़ दी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, वो हमारा बना था 1981 में, ठीक है। और कंट्रीज़ की बात करूँ तो सऊदी, देन ओमान, देन कुवैत, देन कतार, ठीक है, कतर, यूएई, ये सब कंट्रीज़ थे इसके मेंबर्स। इसका फॉर्मेशन अगर मैं बोलूँ तो इट हैपेंड इन रियाद, दैट इज़ सऊदी अरेबिया। ये इस चीज़ को हम ये नहीं बोलेंगे कि इट इज़ अ रिलीजियस ग्रुप, इट इज़ अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रुप ऑफ ऑल दी अरब कंट्रीज़ एक्सेप्ट ऑफ इराक। इराक इसका मेंबर नहीं है, मेक दिस पॉइंट, नहीं तो एग्जाम्स में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जीसीसी का इकलौता पर्शियन कंट्री जो मेंबर नहीं है, दैट इज़
इराक, ठीक है। इसका ऑफिशियल नेम अगर हम देखें तो ऑफिशियल नेम एक्चुअली कोऑपरेशन काउंसिल है, बट बिकॉज ऑफ द पर्शियन गल्फ कंट्रीज उसको हम अरब कंट्रीज वी कॉल इट एज अ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है। अगर ये फॉर्मेशन में देखूँ तो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, कहीं ना कहीं जोग्राफिकल भी इसका इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ इसके जो 6 मेंबर्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सऊदी अरेबिया और ओमान, सऊदी अरेबिया और ओमान जो है दिस टू आर द एब्सोल्यूट मोनार्की कंट्रीज, मोनार्की में जो फॉलो होता है। देन कतर, बहरीन, बहरीन भी इसका मेंबर है, ठीक है। कतर, बहरीन एंड कुवैत, ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज़ हैं, फॉलो होता है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ आपका फेडरल विच इज़ यूएई, यूएई में फेडरल मोनार्की फॉलो होता है। तो ये 6 कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर हैं। और अगर मैं इकोनॉमी के लिए बात करूँ, इनका टोटल जीडीपी इज़ अबाउट 1.638 ट्रिलियंस। इनका टोटल जीडीपी अगर मैं नॉमिनल बेसिस में बात करूँ तो दैट इज़ 1.638 ट्रिलियंस, ठीक है। अब इनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे जीसीसी के ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इज़ टू स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप्स को कोऑर्डिनेटली स्ट्रॉन्ग बनाना है। फॉर्मुलेशन ऑफ रेगुलेशन, फाइनेंस को लेके, इकोनॉमी को लेके, कस्टम, ट्रेड, लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब को लेके अलग अलग फॉर्मेशन ऑफ रेगुलेशंस, रूल्स बनाने हैं। साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, रिसोर्स, वाटर, ये सब बेसिस पे ट्रेडेड करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जॉइंट वेंचर, प्राइवेट सेक्टर्स में दे इनकरेज जॉइंट वेंचर बिटवीन दी countries. So वो सब these are the objectives of GCC. It is a single integrating market system with a common market being established. इनका एक common market establish हुआ था in the year 2018, ठीक है। सो ये कॉमन मार्केट का भी इस्टेब्लिशमेंट और वो भी चलता है। इनके बीच में एक सिंगल करेंसी चलता है जिसको हम बोलते हैं खालीजी, खालीजी, ठीक है। देयर इज ऑल्सो अ प्लान टू हैव अ सिंगल करेंसी बाय द नेम प्रपोज्ड ऑफ खलीजी, ठीक है। काउंसिल्स की स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या कंसिडर है, क्या क्या पार्ट है, जैसे कि यूएन में होता है और सब में होता है। सबसे पहला जो है दैट इज़ द सुप्रीम काउंसिल। सुप्रीम काउंसिल उसका हाईएस्ट अथॉरिटी बॉडी है जो कि सारे हेड स्टेट्स के मेंबर होते हैं और ये लोग वंस इन अ ईयर में मिलते हैं, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूँ, दूसरी स्ट्रक्चर दैट इज़ दी मिनिस्ट्रियल काउंसिल। मिनिस्ट्रियल काउंसिल में सारे फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज मीट वंस इन अ 3 मंथ, 3 मंथ में एक बार इनकी मीटिंग फॉर श्योर होती ही है। प्लान्स, पॉलिसी, ठीक है, रिकमेंडेशन, सजेशंस, ये सब दिया जाता है विद दी फॉरेन रिलेशंस। थर्ड की अगर मैं बात करूँ, थर्ड स्ट्रक्चर दैट इज़ द सेक्रेटरीट जर्नल। सेक्रेटरीट जर्नल जो है वो, जैसे कि सेक्रेटरीट जर्नल का काम क्या होता है, तो इनका भी यही प्रिपेयर रिपोर्ट, बजट्स, ठीक है, हर कंट्रीज़ का डिसीजन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम और मिनिस्ट्रियल काउंसिल के डिसीजंस को लेके अपने रूल्स या फिर बजट सब बनाते हैं। अब हम एक छोटी सी पॉइंट आता है दैट इज़ जीसीसी एंड इंडिया। इंडियाज़ रिलेशन विद जीसीसी अगर मैं बात करूँ तो जीसीसी जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं दे हैव अ लार्ज हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स। हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स की बात करूँ तो इंडिया की पर्सपेक्टिव से ये एनर्जी रिक्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, या इंडिया उसके नीड में है, ठीक है। सो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन रिजर्व, ठीक है। इंडिया में इसकी प्रेजेंस भी है बहुत हद तक बिकॉज ऑफ द फॉर्म्स ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेवर्स, दोनों ही प्रेजेंस अगर मैं देखूँ जीसीसी कंट्रीज़ में इंडियंस लार्ज नंबर पे आपको मिलेंगे, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेवल दोनों जगह पर। फिर कुछ कई डिकेड से ये चीज़ देखा जा रहा है कि एनर्जी एंड मैन पावर जो है वो इंडिया का रिलेशन इन कंट्रीज़ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है, जैसे आई सेड ह्यूमन वर्क, तो दैट इज़ ऑल्सो। देन दूसरी अगर मैं बात करूँ, इंडिया का जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिलेशन में अभी नेगोशिएशंस चल रहा है टू साइन अ ट्रीटी, तो उस पर्सपेक्टिव से इंडिया का रिलेशन इनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जीसीसी एंड ईरान रेवोल्यूशन। आई होप सो आप लोग को क्लियरली समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।